कि जब मैं ब्रश कर रहा होता हूँ तो अचानक से मैं रियलाइज करता हूँ पानी कुल्ला करते हुए कि मेरा पानी एक साइड से छूट रहा है। मैं कंप्लीटली लाइफलेस हो गया था। अब ये मान लीजिए एक अधमरे शरीर की तरह मैं पड़ा हुआ था अपने बेड पे। वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मेरी आंखें खोल दी। मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो कभी वापस खड़ा ही नहीं हो सकता। आपको स्टूल पास करने के लिए भी एक नर्स आती है जो आपके पीछे एक बास्केट रखती है जिसके अंदर आपको स्टूल पास करना पड़ता है। वो एक उंगली उठना मेरे लिए इतनी बड़ी उम्मीद थी कि हाँ, मैं वापस आ सकता हूँ। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हाय एवरीवन, मेरा नाम आदित्य वशिष्ठ है। मैं 30 साल का हूँ। आज मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, रिहैब स्पेशलिस्ट हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूँ और हम लोग काफ़ी ज़्यादा कोई रिच फैमिली से नहीं है। हम लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे हमेशा और शुरू से काफ़ी ज़्यादा खेलने कूदने की बहुत आदत थी। मैं हमेशा स्पोर्ट्स में रहता था और क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम लोग वीडियो गेम्स वगैरह खरीद सकें, टेलीफ़ोन भी बहुत बाद में आए। तो शुरू से स्पोर्ट्स में रहने से क्या आदत थी ना, मुझे बहुत फिटनेस की बहुत आदत थी। मुझे स्पोर्ट्स में जब जाते थे हम लोग, मुझे एक्सरसाइज करना वहाँ पे ज़्यादा पसंद है, पुशअप्स, पुलअप्स और रनिंग करना। धीरे-धीरे करके मैं इतना ज़्यादा इसमें हो गया कि मैं बचपन से ही 10th स्टैंडर्ड से मैं फ़िटनेस में किसी न किसी तरह चला गया। एब्स बनाने का नया-नया भूत होता है ना सबको कि एब्स बनानी है यार, अच्छा दिखना है। वहीं से मेरी फ़िटनेस जर्नी शुरू होती है। तो 2014 में मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया। उससे पहले लाइफ़ काफ़ी अच्छी हँसती-खिस्ती चलती थी। कभी ज़्यादा मैंने सोचा नहीं लाइफ़ के बारे में कि क्या होने वाला है। आई वाज़ नेवर वरीड कि मैं क्या करूँगा लाइफ़ में। करियर को लेके कभी ओरिएंटेड नहीं था। हम सब लड़के हैं, हम सब यंग लड़के हैं, क्या होता है कि वही प्यार-व्यार में पड़ जाते हैं कॉलेज में। इट्स वेरी नॉर्मल। तो मुझे भी अपनी सीनियर से प्यार हो गया था। मेरी सीनियर जो है, मेरी जो वाइफ़ अभी है, वो 3 साल बड़ी है मुझसे और हम लोग काफ़ी ज़्यादा उसके घर से प्रेशर होने लग गया था कॉलेज के बाद, सिंस वो काम भी कर रही थी मेरे पास आउट होने से पहले। तो उसके घर से इतना प्रेशर आने लग गया शादी का क्योंकि हम उनके उसके माँ-बाप चाहते थे कि वो थोड़ा-सा जल्दी शादी करे। सिंस मैं छोटा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके इमैच्योरिटी थी कि कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, तो मैं काफ़ी डरा हुआ था। तब मैंने अपनी फैमिली से पूछा इसके बारे में कि क्या ये पॉसिबल है? उसको कुछ भी बोलने से पहले मैंने अपनी फैमिली से पूछा बिकॉज़ देखो बिना पेरेंट्स की परमिशन के हम लोग कुछ भी नहीं करना चाहते थे। जब मैंने अपनी फैमिली से पूछा तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन अगर तुम फैमिली बिज़नेस जॉइन करोगे तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इनिशियली हमें थोड़ी दिक्कत आई, बट अल्टीमेटली हम लोगों की खुशी-खुशी शादी हो जाती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के बाद। 2018 के नवंबर का मंथ था, सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था एंड जैसा मैंने बताया मैं काफ़ी ज़्यादा फिटनेस में शुरू से इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मैं एक्सरसाइज करता आ रहा था। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा बहुत लाइफ़स्टाइल खराब है या मुझे कोई बुरी आदतें हैं। मैं शुरू से मैंने कभी अल्कोहल नहीं पीता था, मैं ज़्यादा कभी स्मोक नहीं करता था, ऐसी कोई गलत आदत नहीं थी मेरे अंदर। लेकिन फिर भी 2018 नवंबर में कुछ ऐसा होता है मेरे साथ जो हम लोगों को हिला के रख देता है पूरी तरह से। नवंबर 2018 में एक दिन मैं सुबह उठता हूँ और अचानक से मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मेरा मुंह नहीं खुल पा रहा है। वो एक प्रॉब्लम थी जिसको बोलते हैं पेरिकोरोनाइटिस। वो होने से आपका गम फ्लैप जो होता है आपके विज़डम टूथ के ऊपर आ जाता है। उसके बाद क्या हुआ, मेरा मुंह नहीं खुल पा रहा था। इसका कोई इलाज नहीं है, इसको आपको खाली लेज़र सर्जरी से ही हटवाना पड़ता है। हमें लगा कि ठीक है भाई, लेज़र सर्जरी करवा लेते हैं, दाँत की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। उसकी हम लोगों ने 2 दिन बाद लेज़र सर्जरी करा ली। वो लेज़र सर्जरी कराने के बाद भी लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। अब मेरा मुँह ठीक से खुल नहीं रहा था। वायरल फ़ीवर के साथ-साथ डायरिया भी हो गया था। उसकी मेडिसिन चल रही थी अलग से। तो 2-3 चीज़ें अलग-अलग मुझे क हो गई थी, जो मुझे प्रॉब्लम दे रही थी। फॉर ऑलमोस्ट 10 टू 12 डेज़ तक मैं बीमार था। मैं ऑलमोस्ट बेड रिडन था, ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था और ऐसे ही चल रहा था। बट इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। हमें भी नहीं लगा था। अब क्या होता है, 2018 नवंबर की ही बात है, 24th तारीख होती है। मैं एक दिन उठ जाता हूँ और मैं अपना ही यूरिन कल्चर की रिपोर्ट लेने जाता हूँ। मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ कि आज मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद स्कूटी चला के जाता हूँ और मैं यूरिन कल्चर की अपनी रिपोर्ट लेके आऊँगा। डोंट वरी, मैं थोड़ा दोस्तों से भी मिल के आऊँगा। मैं उस दिन जाता हूँ और गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब बाहर निकला घर से, मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस होने लगी थी, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ? मैं रिपोर्ट लेके घर वापस आया और मेरी वाइफ़ ने पूछा, "गए नहीं?" मैंने कहा उससे कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं शायद सो जाऊँगा। मैं खाना खा के सो गया। अब उसके बाद जब मैं अगले दिन सुबह उठता हूँ, तो मुझे पूरा फ़ील हो रहा होता है कि मेरी एक-एक हड्डी कहाँ है? मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मेरी हड्डी अलग चल रही है, मेरे कंधे अलग हिल रहे हैं, मेरा पेल्विस अलग-अलग हिल रहा है। मतलब आप जब चल रहे हो तो आपको फ़ील हो रहा है कि आपकी हड्डी, आपका जॉइंट, आपका हर चीज़ कहाँ है। वो फर्स्ट डे था। डे 1 पे ऐसा फ़ील होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। वो देख के मुझे कहते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बुखार के बाद फटीग हो जाता है, ये बहुत कॉमन है। तो हम लोग रिलैक्स होके वापस आ जाते हैं कि चलो भाई ठीक है, हो सकता है बुखार के बाद फटीग हो गया।
डे 2 आता है गाइस, डे 2 तक ये बीमारी और बढ़ जाती है। अब अगला दिन ऐसा होता है कि मैं सुबह बाथरूम करने जा रहा होता हूँ और मैं अचानक से गिर जाता हूँ। जैसे ही मैं गिरता हूँ, मेरे पापा और मेरे ब्रदर दोनों दौड़ के आते हैं और मुझे उठाते हैं, क्योंकि मैं खुद से नहीं उठ पाता। अचानक से एक ऐसी फीलिंग आती है मन में कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया? क्योंकि मैं हँस रहा होता हूँ उस टाइम पे, क्योंकि आपको हँसी आएगी जब भी कुछ ऐसा होगा आपके साथ कि अचानक से, अभी तो आप ठीक थे, अगले दिन आपके साथ क्या हो गया? चलो ठीक है, ये भी मान लिया कि हो सकता है आप काफ़ी बीमार थे, आपको फटीग रहा, बुखार के बाद हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये 2-3 बार ऐसा होता है कि मैं दोबारा गिरता हूँ और जब भी मैं गिरता हूँ, तो मैं उठ नहीं पाता। गाइस, मुझे गुइलेन-बारे सिंड्रोम होता है। गुइलेन-बारे सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो या तो आपके हेड से शुरू होती है या फिर आपके फीट से शुरू होती है। ये एक कंडीशन है जिसमें आपका ही इम्यून सिस्टम आपके नर्व सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है, व्हिच कैन लीड टू पैरालिसिस। इसमें इतना हद तक पैरालिसिस हो सकता है कि आप खाना भी नहीं खा पाओगे, आपके लंग्स पे भी आ सकता है, आपकी आई साइट भी जा सकती है। उस दिन हम लोग एम्बुलेंस बुक करते हैं। नेक्स्ट डे ये होता है कि सीधा जब मैं सुबह उठता हूँ, आप मानोगे नहीं कि मैं अपने बेड पे हिल भी नहीं पाता। उस दिन डे 4 जो था, मैं कंप्लीटली लाइफलेस हो गया था। आप ये मान लीजिए, एक अधमरे शरीर की तरह मैं पड़ा हुआ था अपने बेड पे। मैं ना बोल पा रहा था, ना मेरी साँस ऐसे लग रहा था कि भरे जा रही है हर टाइम, मुझे वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता था। मैं चलने की हालत में तो था ही नहीं, मैं हिल ही नहीं पा रहा था अपने बेड पे कि मैं उँगली उठा सकूँ। और स्ट्रेचर आता है, 5 लोग आते हैं मुझे उठाने के लिए, वो लेके एम्बुलेंस में मुझे ले जाया जाता है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है सब लोगों के ब्रेन पे, सब लोगों की मेंटल हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ता है, आप सोच सकते हैं कि फैमिली में अचानक से एक 26 साल का यंग लड़का जो इतना हट्टा-कट्टा फ़िटनेस का ध्यान रखता था, उसे कुछ ऐसा हो गया कि वो स्ट्रेचर पे जा रहा है हॉस्पिटल, जिसका कुछ नहीं पता उसे क्या हुआ है। अब उस दिन हम लोग स्ट्रेचर से पहुँचते हैं हॉस्पिटल के अंदर, सुबह से शाम तक मेरी टेस्टिंग चलती है, तो हमें पता चलता है काफ़ी टेस्ट होने के बाद, पूरे टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि मुझे गुइलेन-बारे सिंड्रोम हुआ है। नवंबर का वो टाइम था जब मैं स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल गया। उस टाइम मैं हाथ-पैर कुछ भी नहीं चला पा रहा था, मैं बोल तक नहीं पा रहा था, मेरी स्पीच इतनी ज़्यादा स्लरी हो गई थी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर ने मुझे बोला कि मेरी उँगली पकड़ो। उन्होंने मेरा हाथ उठाया और बोला कि उँगली पकड़ो। मैंने मन ही मन, क्योंकि दिमाग चल रहा था, मैंने मन में सोचा कि अगर मैं ठीक होता तो अभी बताता आपको कैसे पकड़नी है, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया। मेरा हाथ बार-बार स्लिप हो रहा था और मैं नीचे गिरे जा रहा था। इतना ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि एक लड़का जो अभी कुछ दिन पहले इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो अचानक से इतना वीक हो गया है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। मैंने बस अपने डॉक्टर से किसी तरह नोट्स के ज़रिए लिख-लिख के ये पूछा कि आप ये बता दो मैं ठीक हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा? और डॉक्टर ने एक बात बोली कि 80% लोग ठीक हो जाते हैं, बाकी आपकी किस्मत के ऊपर है। बस एक वो बात जब डॉक्टर ने बोली तो मेरे दिमाग में ये फिक्स हो गया था कि भाई कुछ भी हो जाए, ठीक होके जाना है। उसी टाइम मैंने अपने आप को ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं यहाँ हॉस्पिटल से चल के जाऊँगा, अपने पैरों पे जाऊँगा, लेकिन मैं ठीक होके जाऊँगा। अब हॉस्पिटल के अंदर जब मैं था, तो मुझे सबसे ज़्यादा रियलाइज़ हुआ इस बात का कि इंसान अगर चाहे, तो वो कुछ भी कर सकता है। आपकी अगर विल पावर स्ट्रांग है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप चेंज नहीं कर सकते अपने बारे में। आप सोचते हो कि मैं ये नहीं छोड़ सकता या फिर मैं ये आदत नहीं चेंज कर सकता, लेकिन आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। क्योंकि आपकी अगर विल पावर स्ट्रांग है, तो यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ ऐसे हुआ, जब मैं रात को सब सो रहे होते थे, लेकिन मैं जाग रहा होता था, क्योंकि आप जब पूरे टाइम बेड पे होते हो, तो आपका दिमाग चल रहा होता है, आपका बॉडी नहीं चल रही होती है। तब मुझे ऐसा लगता था कि रात भर मैं ये सोचता था कि मैं बस कल उठ जाऊँगा। कल सुबह होगी और मैं उठ जाऊँगा और मैं चल दूँगा अपने बेड पे। लेकिन गाइज़, एक भी उँगली नहीं हिल पाती थी मेरी। इतनी बुरी हालत थी कि मैं एक उँगली नहीं उठा पाता था। मैं बात करना चाहता था, लेकिन मैं बात नहीं कर पाता था। सबसे ज़्यादा इश्यू आता है ऐसे टाइम में जब आपको खाना खिलाने के लिए नर्स आती है। आपको आपको स्टूल पास करने के लिए भी एक नर्स आती है, जो आपके पीछे एक बास्केट रखती है, जिसके अंदर आपको स्टूल पास करना पड़ता है। आप सोचिए कि ऐसा जो फ़ील होता है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप आ जाओ, तो क्या फ़ील होगा? क्या मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके? 3 दिन तक मैं स्टूल नहीं पास कर पाया था, क्योंकि मैं वो कर नहीं पाता था, मेरा ब्रेन कम काम कर रहा था। तो मैं ऐसी-ऐसी इंसिडेंट्स हुए हमारे साथ में, जो मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूँ? हॉस्पिटल के अंदर ही एक टेस्ट रूम होता है, जिसके अंदर स्ट्रेचर नहीं जा सकता था। मुझे स्ट्रेचर से उठा के एक बेड तक लाना था खाली, 6 फीट का डिस्टेंस होगा। उसमें भी एक 90 किलो के इंसान को 2 लोग उठाते हैं किस तरह, मैं पैर अपना सीधा नहीं रख सकता था उसके ऊपर। किसी तरह बस चल के आया, और वो भी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं बता नहीं सकता कि कितना बुरा सिचुएशन है उस टाइम मेंटली। एंड वो आज भी मुझे बार-बार वो इंस्टेंस याद आता है और लगता है कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं आज यहाँ पे वापस अपने 2 पैरों पे खड़ा हूँ। हॉस्पिटल के अंदर मैं 5 दिन आईसीयू में रहा। 5 दिन के बाद जो 10 दिन एक्स्ट्रा पीरियड होता है वार्ड के अंदर रहने वाला,
मैं 15 दिन पूरे हॉस्पिटल के अंदर रहा, जिसमें मैंने जब सोचा जो जैसा सोचा था वैसा करा करा एक्चुअली में मैंने। आईसीयू में दवाई खत्म होने के दूसरे दिन मैंने अपने पापा से जब मिला, तो मैंने उनको अपनी उँगली उठा के दिखाई। वो जब मेरी उँगली उठी तो मेरे घर वाले इतने खुश हुए, उन सब के सब रो रहे थे खुशी-खुशी कि आज मैंने चेंज कर दिया। मैं अंदर ही अंदर इतना खुश था और मैं एक्चुअली में रो रहा था कहीं न कहीं कि मैं अब ये करके दिखाऊँगा। वो एक उँगली उठना मेरे लिए इतनी बड़ी उम्मीद थी कि हाँ, मैं वापस आ सकता हूँ। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा वापस आने में, लेकिन अब मुझे वापस आना है। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल के अंदर ही मैंने अपना हाथ हिलाने लग गया। हाथ हिलाने के बाद धीरे-धीरे दर्द बहुत होता था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहता था कि नहीं मुझे करना है। ये सब का श्रेय मैं देता हूँ एक तो अपनी फ़िटनेस को, क्योंकि मैं शुरू से फ़िटनेस में था, तो दर्द झेलने की ना हम लोगों को बहुत आदत होती है। क्योंकि हम लोग वेट्स करते तो हमें दर्द ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। कहीं न कहीं इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। मुझे डॉक्टर ने भी मेरे यही बोला आके कि आप अपनी फ़िटनेस को थैंक यू करिए कि आप फिट थे, तो आप वापस जल्दी आ पा रहे हैं, आपको इस दर्द को झेला जा रहा है, वरना लोग नहीं करना चाहते, लोग झेल नहीं पाते और ये सच है। आज भी बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि 5-5 साल बाद भी उन्हें दर्द इतना होता है कि उन्हें मन नहीं करता, वो कर नहीं पाते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो गाइस फिटनेस की इंपॉर्टेंस मुझे लाइफ में तब पता चली कि एक्चुअली में फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। अगर मैं उसमें नहीं होता तो पता नहीं मैं वापस आ पाता नहीं ढंग से कि नहीं आ पाता। अब थेरेपी के चलते-चलते एक दिन क्या होता है कि हम लोग थोड़ा-सा उतावले हो जाते हैं, जो कि आपको नहीं होना चाहिए और हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या पता अब मैं खड़ा होना चाहता हूँ कि नहीं। तो मुझे बोला कि चलो ठीक है आप खड़े होना चाहते हो तो आप हो जाओ और मैं क्योंकि बहुत विलिंग था, मैं खड़ा भी होना चाहता था। मैंने अपने थेरेपिस्ट को बोल दिया कि ठीक है मैं खड़ा होना चाहता हूँ आज। उन्होंने कहा ठीक है हम लोग होते ट्राई करते हैं। उन्होंने मुझे पकड़ा और उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। जैसे ही मैं अपने 2 पैरों पे खड़ा हुआ, मेरा ऐसा सर घूमने लगा, इतना सर भारी हो गया कि मुझे एक माइनर हार्ट अटैक आ गया और मुझे तुरंत बिठाना पड़ा नीचे। वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मेरी आँखें खोल दी। मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो कभी वापस खड़ा ही नहीं हो सकता। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उस टाइम पर। जब मुझे ऐसा फ़ील हुआ, मुझे पसीने आने लगे और मुझे इतनी एंग्ज़ायटी हो गई थी कि मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँगा इसके बाद से। लेकिन यहाँ पे रोल आता है मेरी फैमिली का, यहाँ रोल आता है मेरी वाइफ़ का। मेरी वाइफ़ उस टाइम रोती नहीं थी। मैं उसे जब भी देखता था वो स्माइल करती रहती थी। मैंने उसको ये तक बोला कि यार हम लोग इतने यंग हैं, अभी-अभी शादी हुई है। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे छोड़ भी सकती हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूँगा इस बात से। तुम चाहो तो तुम अपनी लाइफ़ लीड कर सकती हो आगे जाके। पर यहाँ पे गाइज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर प्यार आपका सच्चा होता है ना, तो आपको कुछ भी कर सकते हो आप। आपको कोई भी वापस ला सकता है। उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने मुझे बोला कि ये सब बातें बेकार हैं, हम दोनों जो भी करेंगे साथ करेंगे और यहाँ से साथ सही होके जाएँगे। जब उसने मुझे ऐसा बोला तो मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि नहीं अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही करना है। क्योंकि उसकी लाइफ़ का सवाल है, मेरी लाइफ़ तो है ही, उसकी लाइफ़ मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू करती थी। मेरे पेरेंट्स की आँखें जब मैं उनको देखता था मुझे वो ज़्यादा वैल्यू करती थी। उस दिन का टाइम था और मैं उसके बाद से कभी भी पलट के नहीं देखा। मैं हमेशा कोशिश करता रहा कि मैं उठ जाऊँ। मैं खुद से एक्सरसाइज़ करता रहता था, रात-रात, दिन-दिन एक्सरसाइज़ करता था जब डॉक्टर नहीं होते थे तब भी, कि नहीं मुझे उठना है। डॉक्टर ने मेरे आके बोल दिया कि एक्सरसाइज़ करो, उसी से आप ठीक होगे। मैं चल के तो वापस नहीं आ सका हॉस्पिटल पे, पर मैं व्हीलचेयर पे ज़रूर वापस आया और जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जो स्ट्रेचर पे गया था, वो व्हीलचेयर पे वापस आया। जब मैं घर वापस आया, उसके बाद से अब मेजर प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली काफ़ी क्राइसिस में थे। लकीली इंश्योरेंस ने काफ़ी कुछ कवर कर दिया था, लेकिन हम लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में थे और अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं कब वापस काम शुरू कर पाऊँगा। मुझे 3 महीने लग गए वापस अपने पैरों में बिना छड़ी के, बिना सहारे के खड़े होने में। अब मेरे मन में एकदम से ऐसी आग लग गई थी कि नहीं अब मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ़ को पूरी तरह से बदलना है। तो मैं वहाँ से कोशिश करता रहा कि मैं अब शुरू करता हूँ। मैं अपने आप को धीरे-धीरे उठाने की कोशिश करता रहा। मेरे पैर काँपते थे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि नहीं आज मैं उठूँगा, आज मैं चलूँगा, आज मैं वापस से नॉर्मल हो जाऊँगा। एग्ज़ैक्टली 9 महीने के बाद जो टाइम आता है, मैं चलने लगता हूँ, मैं वापस से थोड़ा नॉर्मली बिहेव करने लगता हूँ। इस पीरियड के बाद मैं सोचता भी हूँ कि मुझे क्या काम करना है। मैं बिज़नेस में वापस से जाने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्या अब मैं बाहर होके ज़्यादा अच्छे काम कर पाऊँगा? क्या मैं बाहर होके ज़्यादा अच्छा कमा पाऊँगा, अपने घरवालों को सपोर्ट कर पाऊँगा? तब गाइज़ मैं एक ऐसी चीज़ डिसाइड करता हूँ जो मेरे मैं कभी सोची भी नहीं होती मैंने। तब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं फ़िटनेस मुझे इतना पसंद है, ये चीज़ मुझे वापस लेके आई, इसने मुझे ठीक किया। मैं इसके बारे में इतना पैशनेट हूँ, तो क्यों ना मैं इसी को अपना करियर बना लेता हूँ। मैंने वहीं से शुरुआत कर दी पढ़ाई करने की फ़िटनेस को लेके। मैंने कई सारे कोर्सेज़ करे, अपने आप को वापस इस लायक बनाया कि मैं वापस लोगों को एक्सरसाइज़ करा पाऊँ। एक्सरसाइज़ कराने के लिए आप खुद भी तो एक्सरसाइज़ करने लायक होने चाहिए ना। मैं रोज़ जाता था जिम अपने
और रोज़ मेहनत करता था कि मैं वापस धीरे-धीरे उठ पाऊँ। शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कत हुई, मेरे हाथ-पैर सब काँपते थे, बॉडी बहुत जवाब देती थी, लेकिन बस ये था कि लगन थी, मुझे कुछ करना है। मैंने डिसाइड कर रखा था कि नहीं, मुझे वापस आके आना है और मुझे इस चीज़ में अपना करियर बनाना है। वहाँ से दोस्तों शुरुआत होती है मेरे फ़िटनेस करियर की। मैंने कोर्सेज़ करके एक छोटी-सी जॉब पकड़ी जो मुझे 20,000 रुपए देती थी मंथली। मेरी फर्स्ट जॉब मैंने 20,000 रुपीज़ की स्टार्ट करी थी। उस टाइम पर हमने सोचा नहीं था कि ये पैसे क्या हैं, कम है, ज़्यादा है। हमें बस ये था कि किसी तरह सर्वाइव करना है। जो पैसा आ रहा है हम लोग उसके लिए बहुत-बहुत ग्रेटफुल थे। आज का दिन है 20,000 पर मंथ कमाता था, आज मैं 20,000 पर डे भी कमा लेता हूँ। ये जो हमने टाइम निकाला है अपना, ये हार्डशिप जो हमने फेस करी है, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करता हूँ मैं। आज भी मैं अपने आप को इतना पुश करता हूँ फॉर माय फैमिली, फॉर माय वाइफ, फॉर माय पेरेंट्स। मैं ये सोचता हूँ कि बस मुझे किसी तरह अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरी फैमिली को मेरे पीछे से प्रॉब्लम ना हो। वो एक ऐसा इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ जिसने मुझे रियलाइज़ कराया कि प्लीज़ आप कभी भी किसी चीज़ को ग्रांटेड मत लीजिए। आप लोग हमेशा ये सोच के रखिए कि कल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप कल ना खड़े हो पाएँ, हो सकता है आप कल साँस ही ना ले पाएँ, आप उठे ही ना। ये जो चीज़ें लाइफ में हमारे साथ होती है, वो हमें फ़ील कराती है कि हर एक-एक दिन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हर एक-एक पल, हर एक-एक बिताया हुआ पल आपकी फैमिली के साथ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।